एनसीईआरटी पढ़ने को ये बेसिकली हमारा 3 फंडामेंटल होना भी चाहिए। फिर से देखो, तो जैसे जैसे टीचर भी जो है वो सीखता है अपने एनसीईआरटी आंदोलन में, टीचर जो है वो सीखता है कि हमारे पास बेसिकली फंडामेंटल क्या है। एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छे टीचर को हमेशा प्रेरित करता है कि हम कैसे जो है इस पे बेसिक फंडामेंटल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो एनसीईआरटी आंदोलन के कुछ डायमेंशन क्रिएट हुए। जैसे सबसे पहले हमने शुरू किया बीटीएल, यानी बिटवीन द लाइन। इसको समझते जाना, बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कि ढेर सारे एनसीईआरटी के फैक्ट्स नहीं रटने। ढेर सारी मार्केट में किताबें हैं, उनके क्रक्स आ रहे हैं, कोई उसके नोट्स बना रहा है, उसमें ढेर सारा जो है इंफॉर्मेशन दे दिया है। बीटीएल कहता है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, छुपा हुआ मतलब क्या होगा, आप इसको समझ लो। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, इसीलिए जब एलडब्ल्यूएमआई नोट्स हम क्लास में बनाते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ता हुआ वो एक पेज के अंदर आ जाता है, और आपके लिए ये आसान होता है। आपने पूरा चैप्टर उठाया और उसके साथ लिंक कर दिया। इसके बाद जब बीटीएल होता है तैयार, तो बीटीएल के साथ तैयार होता है जो एनसीईआरटी। चूंकि एनसीईआरटी पहले ही पेज पे कहता है कि भाई हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, हम एक स्टूडेंट में स्पेशली जो यूपीएससी एग्जाम देने जा रहा है उसको हम रॉट लर्निंग से दूर करते हैं। आपके पास एनसीईआरटी होगी, अभी आप खोल लो और पहला ही पेज निकाल लो जो प्रीफेस या आमुख के नाम से है कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। आप उसमें देखोगे भाई हम आपकी जो है रॉट लर्निंग नहीं बढ़ाना चाहते, हम आपको मगअप करना नहीं सिखाते हैं, हम आपको ये कहते हैं कि आप कितना जो है अंडरस्टैंड कर पाते हो अपने सराउंडिंग्स में। लिखता है सराउंडिंग्स को, और यूपीएससी का एग्जाम यही, इसीलिए इसको सामान्य अध्ययन कहा जाता है, सामान्य ज्ञान नहीं कहा जाता। मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूं, इसको जो है जनरल स्टडीज कहा जाता है। तो जनरल स्टडीज के केस में यानी कि सामान्य रूप से मेरे आसपास जो कुछ भी चल रहा है मुझे उसको विश्लेषण करने यानी उसको एनालिसिस करने की पावर होनी चाहिए। जब मैं उसको एनालिसिस कर पाऊंगा तो मेरा जो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट होता है, यानी अंतर विषय ज्ञान होता है। अंतर विषय का मतलब जो होता है वो ये होता है आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में अथॉरिटी के साथ एंटर कर जाएं, ठीक है, और एक दूसरे को क्या करें, लिंक कर दें। इंटर करके आप लिंक कर दें, आप सोसाइटी को इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी को पॉलिटी के साथ, पॉलिटी को अभी होने वाले बदलावों के साथ, ग्लोबलाइजेशन से जो है इंडियन कल्चर को जोड़ने की आप हिम्मत रख सकें। तो जब आप इस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करते हैं तो ये यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जब इतना कुछ होता है तो हमारे पास नोट्स भी बहुत ढेर सारे होने चाहिए, लेकिन वो स्मार्ट नोट्स होने चाहिए। राइट, स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स का मतलब होता है कम से कम चीजों के साथ, और ऑर्गेनिक नोट। स्मार्ट नोट की सबसे खास बात होती है ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब आज मैंने पढ़ाया, मैंने कुछ स्मार्ट नोट बनाया, लेकिन कल को आपने कुछ और जोड़ा, आज कुछ नया आया, आज आपने देखा मैंने कल्चर पर डिस्कस किया। आज अगर आप जो है उठाकर देख लें, और आज जो डिबेट आई है इंडियन एक्सप्रेस में और जागरण में, तो आप देखेंगे वहां पर जो है वो भारत की भूमि, सनातन के बारे में काफी कुछ है। अब आपको कुछ उसमें नया मिला, आपने उठा के अपने नोट्स में डाल दिया, तो गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाता है, चेला आगे निकल जाता है। यही इसकी सबसे खास बात होती है। तो स्मार्ट नोट्स जो ऑर्गेनिक हो, क्या हो, ऑर्गेनिक, यानी इसमें हमेशा वृद्धि की संभावना बनी रहे। इसीलिए हम लोगों ने क्या डेवलप किया, LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। ये जब तीनों आप कम से कम मिलाते हैं तब एनसीईआरटी का जो एक जिसे कहते हैं एसेंस, जो उसकी खुशबू होती है वो तैयार हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग एनसीईआरटी को 3 तरीके से पढ़ना है। तो ये 3 चीजें जो होती है आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इस बार मैं क्या नया लेने जा रहा हूं इस पे हम बात करेंगे, और सबके लिए मैंने ये कर दिया है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंट है। एनसीईआरटी एज अ टीचर मैं जानता हूं कि जब उसको आपको एलडब्ल्यूएमआई में क्रिएट करना होता है तो पसीने छूट जाते हैं। आज भी मुझे हर क्लास से पहले उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही जो है वो एक तकलीफ होती है कि कैसे इसको शॉर्टर वे में लेकर जाएं, कैसे इसको इंटरलिंक करें, करंट से इसको कैसे जोड़ें। बहुत ही ज्यादा एक मेहनत वाला काम होता है। तो अगर टीचर के रूप में मेहनत वाला काम आपने देखा कि मैं अपने हाथ से बने हुए नोट्स आपसे पढ़ा, पूरे टाइम आपने मेरे हाथ से बने हुए नोट्स पढ़े, कभी मैंने कोई स्लाइड नहीं, कभी कोई जो है वो पावर पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने हाथ से ही नोट्स बनाता हूं और अपने स्टूडेंट से भी उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह से काम करे। क्योंकि मैंने कहा ना कि सीखने की विधियां होती है, एनएलपी ट्रेनर होने के नाते आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद रहा, मैंने किया, वो मेरा हो गया। ठीक है, मैं हमेशा के लिए उसको सीख गया। तो आई डू, आई लर्न, जब आप अपने नोट्स टीचर के साथ बनाने जाते हो तो हम पीडीएफ कल्चर का इसीलिए बहुत विरोध करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ जर्नीज को हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से जरा ध्यान से समझिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, राइट। इसके बाद है एनवायरमेंट, पर्यावरण। इसके बाद है आर्ट एंड कल्चर, और इसके बाद है हिस्ट्री। मुझे लगा
ये चारों एक लंबी यात्रा को अपने साथ रखते हैं। इनका जो स्वरूप है वो काफी अमूर्त है। पॉलिटी का स्वरूप फिर भी हमारे संविधान के आसपास और संविधान के जो तीनों अंग हैं उसके रूप में वो जुड़ा हुआ, चाहे कार्यपालिका, विधायिका या जो है वो हमारी न्यायपालिका है। ज्योग्राफी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टैटिक है। हमें पता है कि हमें जलवायु विज्ञान, हमें जो है जैव भूगोल, भू आकृति विज्ञान, ये सब पढ़ना है। लेकिन उसके बाद भी ज्योग्राफी में एक हिस्सा ऐसा आता है जिसमें मानव भूगोल प्रवेश करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी प्रवेश करता है। और ये जब मानव भूगोल जब प्रवेश करता है तो ये जाकर जुड़ जाता है आर्ट एंड कल्चर से। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आखिर ये आर्ट एंड कल्चर किसके द्वारा और किसके लिए है, फॉर हुम, ये किसके लिए है और किसके द्वारा है, बाय हुम। तो ये जब आप देखेंगे कि आर्ट एंड कल्चर शुरुआत से ही मानव के साथ, मानव भूगोल के साथ जुड़ा। अब एकदम नई चीज बता रहा हूं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब हम मानव भूगोल पढ़ते हैं तो हमें मानव के अधिवास यानी सेटलमेंट के बारे में पढ़ना, उसकी जो यात्रा होती है। हमें पढ़ाया जाता है कि भाई हिस्ट्री में एक अलग सेगमेंट है, आप आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे, आप वो फलाना गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे, आप फलाना चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल भी अपने आप में, क्योंकि जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इसमें आप आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, तो जो सांस्कृतिक हिस्सा है, चाहे वो इतिहास का हिस्सा हो चाहे वो भूगोल का हिस्सा हो, जो सांस्कृतिक विन्यास है वो दोनों में है, वो भूगोल में भी है और वो इतिहास में भी है। तो सांस्कृतिक विन्यासों में अगर हम अलग अलग लोगों को देखें तो जो आर्ट एंड कल्चर होता है वो वहां के मानव के जो अभिव्यक्ति होती है अपने, चाहे वो पत्थरों में हो, मूर्तियों में हो, आर्किटेक्चर में हो, कहीं पर भी उसकी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। सो यहां पर अगर आज आप देखिए ध्यान से, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मानव भूगोल का पार्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है? ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो मानव के लिए और मानव जो है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? मैं आपकी सहमति चाहता हूं अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्रिएट किया जा सकता है, एक जर्नी को लिंक किया जा सकता है। ये मेरी इस बार की नई खोज है, ये इस बार का एक मेरा आपके लिए एक नया इनोवेशन है। पिछली तीनों में तो मैं आपको मास्टर बना ही दूंगा, चाहे वो बीटीएल हो, चाहे वो एलडब्ल्यूएमआई हो और चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो। लेकिन इस बार एक नई जर्नी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, चौथा डायमेंशन क्रिएट करने जा रहे हैं। घेर लेना हमें यूपीएससी को और बढ़ा देना एनसीईआरटी का वेटेज प्रीमियम की 50% तो मैं अकेले इसी के दम पे ठोक दूंगा। लेकिन उस तरीके से फैक्ट पढ़कर नहीं कि एनसीईआरटी का फैक्ट याद कर लिया और आप यूपीएससी में जाके आप 50% क्वेश्चन दे आओगे। क्वेश्चन समझ में आएगा तो ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन इतने ज्यादा टेढ़े टेढ़े होते हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को घेर लेंगे, एनसीईआरटी को चारों डायमेंशन से पकड़ लेंगे और इसमें पांचवा डायमेंशन आंसर राइटिंग हम जोड़ देंगे, जिस बार इस पर बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की, बहुत से क्वेश्चन किए, टेस्ट दिए, तो उसकी वजह से हम एक डायमेंशन क्रिएट कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा भी अगर आपको बेसिक जानकारी है, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है? क्या ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कैटेगरीज होती हैं? जैसे उसमें हम अगर बात करें तो जनजातीय समुदाय हो गया, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, आदिवासी समुदाय हो गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, इनके पास अपना एक आर्ट एंड कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग हो गए, विशिष्ट आर्ट एंड कल्चर इनके पास है, बहुत ही अलग तरह का, अलहदा किस्म का जो है वो आर्ट एंड कल्चर है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। तो आज की डेट में अगर आपने देखा, इसी बार आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछता है, ये तय है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ ले जाए तो हमारे लिए चीजों को समझना कितना आसान हो, क्योंकि भूगोल, मैंने हमेशा कहा था, भूगोल हमेशा संस्कृतियों को प्रभावित करता है। भूगोल से तय होती है जलवायु और जलवायु से तय होती है संस्कृतियां। जो आपका कल्चर होता है वो हमेशा ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, आपने उस तरह का क्यों पहना, आप, मेरा कोई स्टूडेंट इस समय हो सकता है मुझे कश्मीर में देख रहा हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है मुझे साउथ में देख रहा हो, कोई नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हो, आपका पहनावा अलग, रंग रूप अलग, आपके त्योहार अलग, कपड़े अलग, ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। सो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी को लिंक करना। अगर हम ये लिंक कर पाते हैं तो हमें इतना मजा आएगा, और अगर हम इसकी जर्नी क्रिएट कर पाए, फिर मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारा स्टूडेंट पढ़ता है तो वो डब्बों की तरह पढ़ता है। सर आज आप हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, कल भाई ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कल हम जो है वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन अगर हमने जर्नी क्रिएट की कि हम ज्योग्राफी से होते हुए हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को उसके साथ जोड़ेंगे, तो वो जो जर्नी क्रिएट होती है वो आपकी जो नॉलेज का डायमेंशन होता है उसको बहुत एक्सपेंड कर देती है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो चले, किसी ने पूछा क्लास कब से स्टार्ट होगा? क्लास स्टार्ट हो गई है। हमारे यहां जो है वो फालतू फंड की बातें नहीं होती हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है। और जिसको लग रहा है कि क्लास का मतलब ये होता है कि उसमें मैं आऊंगा, बोलूंगा लिखो अकबर ने ये किया, तो वो यहां पे ओजांग आईएएस एकेडमी वो कल्चर नहीं है, आपको निराशा होगी।
हम यहां पर सबसे पहले उसका पर्पस जानते हैं, उसके बाद हम उसको एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से होता है शुरुआत में जो ये रटने वाले बच्चे होते हैं कि एनसीईआरटी के नाम पे कुछ फैक्ट रट लेंगे, उनको हमारे साथ उलझन होती है। लेकिन जो रुक जाते हैं उनको पता होता है कि इसके बाद उन्हें क्या मिलने जा रहा है। धीरे धीरे उनको अपने सब्जेक्ट से लगाव होता है और उनको समझ में आता है कि ये चीज थी जो हम मिस कर रहे थे, राइट। तो चलिए हम यहां बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे एक जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। जिस दिन आप जर्नी क्रिएट करना शुरू हो जाओगे, यानी यात्रा के स्वरूप में, तो हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें मजा आता है, हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में अंदर से ऑटोमेटिकली प्रवेश करना शुरू कर देंगे। अब मुझे ये समझ में आया कि जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, अलग अलग चीजें जानते हैं, तो कई बार हमारे लिए उसका विजुअलाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सब्जेक्ट को कई बार महत्वपूर्ण छोटे छोटे शब्द हो गए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो हमसे मिस हो जाता है, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इस बार मैंने शुरुआत की है मैपिंग से। मैपिंग यानी मानचित्रावली। मानचित्रावली। अब ये मानचित्रावली क्या है, क्या काम करेगी? मानचित्रावली बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैन आई अंडरस्टैंड माय ज्योग्राफी, इनफैक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। क्या मैं इन्वायरमेंट के भी, आज के मुद्दे बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट आज की डेट में सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट नहीं रह गया, इन्वायरमेंट आज पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसके बाद थर्ड वन जो है वो आर्ट एंड कल्चर, जैसा मैंने अभी बताया, और हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको जोड़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये अगर हम शुरुआती दौर में, यानी कि सब्जेक्ट में एंटर होने से पहले अगर हम थोड़ा सा मैपिंग करते हैं और हम मैपिंग के फंडामेंटल समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, कई मैंने बच्चों से बात किया, आपको बहुत आराम से पता होगा हड़प्पा कल्चर, बहुत आराम से आपको पता होगा, ठीक है। और आप याद भी कर लेते हो लोथल में क्या मिला, जो है मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, XYZ। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि उसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति थी वो क्या थी, वो किस रूप में थी और वही क्यों थी, और भूगोल ने इस इतिहास को रचने में क्या मदद किया, ठीक है। भूगोल ने इस इतिहास को रचने में क्या मदद किया, किस रूप में जो विभाजन हुआ वो किस रूप में हुआ, कहां पर उसका जो हमें प्रत्यक्ष मिलता है, और किस रूप में संस्कृतियों का विस्तार होता है। अगर मैं तुमसे बात करूं छोटे छोटे शब्दों के बारे में, इतिहास के, किस रूप में रजवाड़े आगे बढ़े, डायनेस्टीज आगे बढ़ी, जो है महाजनपद आगे बढ़े, तो बहुत आपको कई बार क्या होता है कि आप फैक्ट के रूप में याद करते हैं। अगर मैं विजुअलाइजेशन मैप के माध्यम से समझ जाऊं तो मेरे लिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी, कितनी आसानी से मैं इन चीजों को समझ पाऊंगा कि हाँ ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ। फिर जब मैं क्लास पढ़ाने आऊंगा तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप समझ पाएंगे कि सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जलवायु के विभाजन क्या है, मिट्टियों के विभाजन क्या है, जनजातीय मानव विभाजन हमें किस रूप में देखने को मिल रहा है, इतिहास में किस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर, एंशिएंट टाइम से लेकर, हड़प्पन कल्चर से लेकर आज वर्तमान समय में हम इतना कुछ जो विस्तार करते चले जा रहे हैं। इसके माध्यम से आपका जो विजुअलाइजेशन इंपैक्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात होगी आपको जो एक, जिसे कहते हैं जर्नी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी विषय की यात्रा बहुत आसानी से आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं पिछले कुछ समय से लगातार महसूस कर रहा था कि इन बच्चों को इस तरह से ये चीज दी जानी चाहिए, और इस बार इनोवेशन के रूप में मैं इसको लेकर आ रहा हूं। हालांकि ये सबके लिए बहुत जरूरी है, हम बहुत फैक्ट याद करते हैं लेकिन हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे, नालंदा। नालंदा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप नालंदा की मैप पे लोकेशन बता सकते हैं? क्या कारण है कि वहां आक्रमण हुआ, आक्रमण करने वाले का रूट क्या रहा? क्या आप बता सकते हैं भारत में बोलने जाने वाली मुख्य रूप से संस्कृत भाषा और अंत में चलकर मराठी या तमाम भाषाएं इसी से निकली हैं? मुझे बता सकते हैं कि ऑस्ट्रिया रीजन से आने वाली भाषाओं का जो विस्तार है वो कैसे रहा? तो क्या आप वो मैप देख सकते हैं? अगर आप जाते हैं मॉडर्न इंडिया में तो आप स्लेव ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो है वो व्यापार के बारे में, किस तरह से जो है वो दास किया गया। आपको याद होगा कि भाई जो कंपनीज आई थी, चाहे डच हो चाहे पुर्तगीज हो, ये क्या हुआ, लोगों को, जो अश्वेत लोग हैं इनको जो है दास के रूप में लेकर। लेकिन तुम्हें स्लेव ट्रेड का बेसिक फंडामेंटल पता है कि वो स्लेव ट्रेड का रूट क्या था, कहां से वो आए और कहां गए, फिर उनका किस रूप में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको इतिहास की समझ, भूगोल की समझ, आर्ट एंड कल्चर की समझ लगातार बढ़ती चली जाती है। यहीं पर यह चीज क्यों हुई, इसकी आपकी
अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है, आप आगे चलकर जब टीचर इसमें प्रवेश करता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपको सारी चीजें विजुअलाइज हो चुकी हैं। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, मैं मैप का पोर्शन, स्पेशली इन चारों मैप का पोर्शन बिल्कुल अलग करता जा रहा हूं। इससे मुझे जो सबसे बड़ा फायदा होगा आगे चलकर, आपको सब्जेक्ट को कनेक्ट करने में, ह्यूमन ज्योग्राफी को कनेक्ट करने में, तमाम तरह के ऐसी चीजों को कनेक्ट करने में। जैसे मान लीजिए आपसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ते हैं आप हिस्ट्री में, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिए जाने से लेकर, प्लासी की युद्ध से लेकर, और आगे चलकर जो है वो बड़े भूभाग पर भारतीयों का कब्जा होने, 1947 तक एक बड़े भूभाग पर कब्जा हो जाने तक, वहां भारत को छोड़कर जाने तक आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अलग अलग, चाहे गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के टाइम पर, किस तरह से भारत में भौगोलिक संरचनाओं का विस्तार हुआ, कैसे भारत का जो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि वो कब्जा बढ़ाते चले गए। और इस तरह अगर आप उसको विजुलाइज कर पाते हो कि क्या उन्होंने अटैक किया, किस तरह से अटैक किया, कि धीरे धीरे वो इन्होंने 200 सालों के अंदर भारत के पूरे भूभाग पे, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पूरे हिस्से पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है। एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, आज एक बेसिक फंडामेंटल के साथ जाता हूं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को आमंत्रित करूंगा इस मैपिंग की क्लास में। एनसीईआरटी बेस्ड पूरी मैपिंग रहेगी और इन चारों सब्जेक्ट्स को मैं बैलेंस करने का प्रयास करूंगा कि आपको एक